ये है डे 1 ऑफ लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग इन 2025 जो कि स्टार्ट हो रही है बेसिक पाइथन से, और इसकी लास्ट वीडियो आपको लेकर जाएगी हजारों डॉलर्स के प्रोजेक्ट ढूंढने तक और उसको बनाने तक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको बता दिया गया है कि डे 1 ऑफ लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जितने भी वीडियोस इस सीरीज में आनी है, आपने बस एक काम करना है, मेरे साथ साथ कोडिंग नहीं करनी। आपने मेरे साथ साथ कोडिंग नहीं करनी, क्योंकि वो कोडिंग सिर्फ आपको 2 दिन तक याद रहती है और तीसरे दिन आप लोग भूल जाते हो क्या पढ़ा है। तो इसलिए आपने एक काम करना है कि एक कॉपी और पेन रखना है और उसके ऊपर सब कुछ नोट डाउन करना है, ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए और आप जब भी कोड करने बैठो आपको वो चीज़ याद रहे कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया था। नाउ हर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले उसका एक गोल होता है, उसका एक एम होता है। तो हम बताना चाहेंगे कि इसको स्टार्ट करने से पहले हमने एक गोल नहीं बल्कि बहुत सारे गोल्स और एम्स रखे हैं। मतलब हमारे टारगेट बहुत सारे हैं। डेटा साइंस एंड एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई, और ऐसे बहुत से टारगेट्स हैं जो कि हमने आगे अचीव करना है। बस आपने अपनी मोटिवेशन हाई रखनी है और कंसिस्टेंसी से इस पर वर्क करना है। मतलब कोडिंग करते रहना है पाइथन में, और यकीन जानो ये आपका कैरियर बना सकती है। तो चलते हैं अपने वीडियो के फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज को, और आहिस्ता आहिस्ता इसके स्टेप बढ़ते जाएंगे और इसको एडवांस लेवल पे ले जाते जाएंगे। कमेंट में आप लोग मुझे बताएं कि इस वीडियो में क्या चीज कम है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसको अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे तो वो बन चुका है, लेकिन अगर कोई चीज खास हुई, इंपॉर्टेंट हुई, तो उसको ऐड कर देंगे। और साथ में आप लोग सब्सक्राइब करें, और लाजमी बात यह है कि बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहा, मैं आप लोगों के लिए भी काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे, जो भी वीडियो है आपको अपडेट्स मिल जाए। तो आपने सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और जिन्होंने पहले किया हुआ है सब्सक्राइब, वो अभी देख लें कि बेल आइकन को प्रेस किया है या नहीं। उसके अलावा वो लोग जो इस सीरीज में जितने भी असाइनमेंट हम करेंगे, हैकाथॉन करेंगे, उन सब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जल्दी से जाएं, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और जितनी प्रीवियस वीडियो है उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो बस अब ज्यादा बातें नहीं करते, तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ, जो कि पहला पार्ट है फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो गाइस, यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना पाइथन का क्रैश कोर्स। तो सबसे पहले चलते हैं फोल्डर की क्रिएशन की तरफ। यहाँ पर आप अपने हिसाब से स्पेस देख सकते हो, जिस ड्राइव में आपके पास स्पेस है वहां पर आपने इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन भी आपने सी ड्राइव में ही कर लेनी है, लेकिन आपने फोल्डर जहां भी बनाना है तो आपने वहां पर स्पेस देख के बनाना है, ताकि आगे हम कोई प्रोजेक्ट बनाए उसके अंदर तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैंने पाइथन का फोल्डर पहले से बनाया हुआ है। इसी फोल्डर में आकर मैं यहाँ पर अपनी फाइल्स बनाऊंगा। अब एक बात लाजमी सुने कि आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी, ताकि आप मेरे तरीके से इंस्टॉलेशन कर सको, एनाकोंडा की भी और पाइथन की भी, ताकि इजीली आप काम कर सको। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आई बटन में भी शो रहा होगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं, फोल्डर सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पर टॉप पर क्लिक करेंगे, देन बैक स्पेस CMD को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर हमने टाइप करना है जुपिटर नोटबुक। देन आपने इंटर कर देना। तो ये रन होते ही हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है, और थोड़ा टाइम लेगी। इतने हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मतलब मैंने कहा था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाने, और मतलब बेसिक टू एडवांस समझाने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक में ये होता है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन क्यों बनाई गई है? बेसिकली कंप्यूटर एक मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी कि 0 और 1, और हम लोग समझते हैं उर्दू या फिर इंग्लिश। अब दोनों आपस में बात नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर को एक कदम आगे आना पड़ा। मतलब उसने इंजन बनाए, सॉफ्टवेयर्स बनाए, ताकि वो इजीली इंग्लिश को समझ सके। लेकिन एक शर्त रखी उसने, पहले ये समझ लेते कि उसने इंग्लिश को समझा V8 इंजन के जरिए, ताकि इंग्लिश उसको समझ में आ सके। फिर हम लोगों ने एक स्टेप आगे बढ़ाया कि कंप्यूटर इंग्लिश को तो समझ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेप में समझा। मतलब इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है ना, वो अलग है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से, कि मैंने एक कॉपी पे लिख दिया माय नेम इज रेहान, तो मतलब मैंने उसको लिखा है ना। अब अगर मैं कंप्यूटर के पास बैठता हूँ और बोलता हूँ माय नेम इज रेहान, तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा ये सुनना है मैंने, ये लिखना है मैंने, इसका क्या करना है। यानी कि आपने एक जुमला दिया, मैंने इसका क्या करना है। तो वो समझाने के लिए हमने इंग्लिश को तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक वे में। मतलब एक उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, तो वो स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, वही मैटर करता है। उन दोनों को मिलाकर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, जो कि हमारे पास कंप्यूटर को समझाने के लिए, टास्क परफॉर्म करवाने के लिए यूज की जाती है। तो हमारे पास जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। इसका नहीं पता, एक 2 वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पर 2 वीडियो
वीडियो बन चुकी है, एक पाइथन लॉन्च और एक एनाकोंडा सेटअप। इन दो को लाजमी देखना है, छोटी छोटी सी वीडियो, ज्यादा लंबी नहीं है, तो आपकी सारी बिगनर्स वाली जो प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी और यहाँ से आप इंटरमीडिएट से काम करना शुरू कर दोगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो है एक न्यू के बटन पे क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पाइथन का, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी नई फाइल बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, उसके बाद आप इसके ऊपर कोड रन कर सकते हो। नाम कहाँ से, यहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ है, आप इसको रीनेम कर सकते हो या फिर अपना फर्स्ट नाम दे सकते हो इसको, वो बेटर है। सही है, तो यहाँ पर फर्स्ट हम नाम देंगे, इसकी जो एक्सटेंशन है वो यही रहने देनी है आपने। हमारे पास जो IPYNB आ रहा है उसको चेंज नहीं करना आपने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोड टाइप किया जाएगा, रन करने के लिए ये वाला बटन यूज किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर को समझाने के लिए कि हम क्या चाह रहे हैं। मतलब मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ अपना नाम रेहान, तो अब मैं उसको कैसे बताऊंगा कि इसको प्रिंट करना है। मैंने बोल दिया रेहान, अब उसको भी तो समझना जरूरी है ना कि रेहान का करना क्या है। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं प्रिंट के नाम से। प्रिंट प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है पाइथन के लिए, ताकि हम उसको समझा सकें कि आपने पाइथन में रेहान को प्रिंट करना है। अब उसको सिर्फ प्रिंट नहीं दे देंगे हम, उसको भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा हमने। तो वो करने के लिए हमने यहाँ पर प्रिंट टाइप करना है। प्रिंट के बाद हमने सिंपल ब्रैकेट ओपन करने होंगे। सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपने इन्वर्टेड कॉमास देना है। ये स्ट्रक्चर होगा हमारे पास प्रिंट का, ताकि हम उसको बता सकें कि आपने ये प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास काम हो चुका है। अब यहाँ पर मैं रेहान लिख दूंगा इजीली, तो रेहान टाइप करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने प्रिंट का सेंटेंस बन चुका है, एक लाइन कोड की आ चुकी है, जो कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिंट समझा रहा था, और वो हमारे पास हो चुका है। इसको रन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास रेहान रन हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है पाइथन क्रैश कोर्स का। नाउ चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। नाउ गाइस, मुझे मालूम है कि जिन्होंने पहले ये कोर्स पढ़ा है कहीं से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी यूट्यूबर से, तो थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। आप एक वीडियो को टाइम दे रहे हो, एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टाइम दे रहे हो, और यकीन जानो ये ऐसी लैंग्वेज है, आपको भी पता होगा, मार्केट बताती है कि कितनी खास लैंग्वेज है जब भी आप पढ़ने आए हो इसको। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको हजारों डॉलर्स बना सकती है आगे इन फ्यूचर, अगर इसके ऊपर मेहनत करो। सो अगर एक वीडियो को अगर आप गौर से देख लेते हो, अपना रिवीजन कर लेते हो, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा नुकसान नहीं। और आई थिंक ये जरूरी होता है, रिवीजन हो जाता है हमारा, और कुछ चीजें नहीं मिल जाती हमें, क्योंकि पाइथन के पहले के वर्जन पढ़े होते तो नए वर्जन से हमें कुछ चीजें नहीं मिलती हैं और रिवीजन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, ताकि बिगिनर भी पढ़ सके और आप लोग भी पढ़ सके। सो फिर चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा डेटा एंड डेटा टाइप्स। नाउ यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब बेसिकली मैंने इसको एक वर्ड दिया था रेहान, और इसने इसको प्रिंट कर दिया। मैंने अभी तक आपके सामने कोई कोडिंग की टर्म्स यूज नहीं की। कोडिंग की टर्म मतलब मैंने कंसोल को यूज नहीं किया। मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो कि कोडिंग में लिए जाते हैं और आपको उनका मतलब नहीं पता, तो मैंने वो वर्ड अभी यूज नहीं किए। लेकिन एक वर्ड मैं अभी आपको समझाने भी जा रहा हूँ और आपको दिखाने भी जा रहा हूँ, वो है डेटा। बेसिकली मैंने इसको प्रोवाइड किया है रेहान। ये रेहान क्या चीज है, कोडिंग के अंदर ये कहलाता है डेटा। एक ऐसा डेटा जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं। मिसाल देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं एक AI रोबोट को ट्रेन कर रहा हूँ, मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 तक मैंने उसको काउंटिंग प्रोवाइड कर दी। उसने सुनी, उसने अपने अंदर स्टोर कर ली, मतलब उसको डेटा दिया गया है, उसने 10 तक काउंटिंग स्टोर किया। अभी उसको ये नहीं पता कि 100 तक भी होती है और 1000 जी चलती रहती है, लेकिन इसको ये नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता है कि 1 से 10 तक होती है, क्योंकि मैंने उसको बताया। तो एक खास किस्म का डेटा या कोई भी डेटा मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो अपने ना स्टोर कर रहा है। सिंपल ये है डेटा का मतलब। तो मैं प्रिंट को एक डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसको वो प्रिंट करवा रहा है। एक मिसाल लेता हूँ, मतलब मेरे सामने रेहान लिखा हुआ है ना, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूं, 5 स्पेस प्लस 10, मतलब एक ऑपरेशन करवाने जा रहा हूँ। 5 और 10 को प्लस करवाने जा रहा हूँ, 15 बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या होगा, इसने ऐसा का ऐसा ही प्रिंट कर दिया। अब ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। क्योंकि हमें लग रहा था कि ये 15 रिजल्ट देगा, लेकिन इसने 5 प्लस 10 ऐसे के ऐसे ही दे दिया। उसकी वजह ये है कि सिर्फ अगर हम इसको सिर्फ डेटा का नाम देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग का काम फिर ये रह जाएगा कि ये सिर्फ डेटा को प्रिंट करता है। मतलब मैं इसको कोई भी डेटा दूंगा, ये प्रिंट कर देगा। अगर मैं किसी AI को कहूं कि भाई 5 प्लस 10 कितने हुए, तो वो तो ऐसे के ऐसे ही आंसर देगा। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये किस किस्म का डेटा है। मतलब अगर नंबर्स का डेटा है और उसमें मैं कुछ करवाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं प्लस करवाना चाह रहा हूँ, तो उसको बताना पड़ेगा। प्लस से हम एडिशन करते हैं और 5 प्लस 10 एक न्यूमेरिक वैल्यू है। जब आपको ये ऐसा मिलेगा तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, देन 15 बनेगा आंसर। तो इसको ये हमने समझाना पड़ेगा। तो
अब बात ये है कि समझाने बैठेंगे तो उसमें बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया है कि आप उसको बस हल्की सी इंडिकेशन दो, उसको बता दो कि भाई ये न्यूमेरिक डेटा है, वो उसको समझ लेगा और उसी तरीके से उसको ट्रीट करेगा। मतलब हमने समझनी पड़ेंगी डेटा टाइप। डेटा टाइप जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहूंगा। एक होती है अल्फाबेटिक डेटा टाइप जो कि अल्फाबेट्स पर होती है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स पर। दूसरी होती है नंबर्स की डेटा टाइप जो कि हम इसको अलग तरीके से बताते हैं प्रिंट को कि भाई ये नंबर्स की डेटा टाइप है, इसको आपने प्रिंट तो करना है लेकिन कैलकुलेशन करके प्रिंट करना है, ऐसे प्रिंट नहीं करना। और अगर ऐसे भी करना है तो उसको एज अ नंबर प्रिंट करना है, एज अ अल्फाबेट यूज नहीं करना आपने उसको। और उसके अलावा थर्ड डेटा टाइप होती है हमारे पास बुलियन। बुलियन में ट्रू या फॉल्स में आंसर आता है, लेकिन अभी आपको वो समझ में नहीं आएगा, आगे जाकर समझाऊंगा मैं। नाउ फोर्थ पे हमारे पास आती है एक लिस्ट, लेकिन लिस्ट का भी अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लिस्ट हमारा एक अलग से टॉपिक डिसाइड हुआ है। और फिफ्थ पे एक और ले लेते हैं, फ्लोट के नाम से आती है, वो भी नंबर की डेटा टाइप है, लेकिन उसको मैं आपको डिफाइन जरूर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं अल्फाबेटिक, जो कि मैंने रेहान आपको अभी प्रिंट करवा कर दिखाया है। तो अब इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर मैं अगेन रेहान प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो अब ये है हमारे पास एक जो है अल्फाबेटिक, यानी कि एक स्ट्रिंग कहते हैं इसको बेसिकली। कोडिंग की टर्म में अल्फाबेटिक टाइप को, अल्फाबेटिक डेटा टाइप को हम कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हो गई है हमारे पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। आपके सामने मैंने रख दिया एग्जांपल। अब नंबर में मैंने बोला कि दो डेटा टाइप है, एक है नंबर यानी कि एक सिंपल नंबर वाली है, और एक है फ्लोट। फ्लोट क्या चीज होती है वो समझाऊंगा, पहले नंबर समझते हैं। अब उसको प्रिंट करने का तरीका भी अलग होता है। नंबर समझाने की क्या जरूरत है, वो तो आपको पता है, नंबर ही होंगे, लेकिन उसको प्रिंट करवाने का तरीका अलग होता है। मैंने प्रिंट यहाँ पर टाइप किया और वही सिंपल ब्रैकेट मैंने यूज किए। देन अब मैं इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए इन्वर्टेड कॉमास को यूज किया जाता है, नंबर्स में यूज नहीं करते। मैं यहाँ पर 1+2 करवा सकता हूँ अब, और मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मुझे 3 आंसर मिल गया, मतलब इसने ट्रीट किया एज अ नंबर, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल था। यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं कोडिंग की टर्म में। देखो हमें नॉर्मल नाम तो पता है कि ये अल्फाबेट है, इंग्लिश के अल्फाबेट, वो नंबर है, लेकिन कोडिंग की टर्म के नाम जानने हैं हमें। पहले डेटा समझा, अब डेटा की टाइप को समझ रहे हैं, और इस टाइप का नाम है INT, मतलब इंट, और इसको फुल फॉर्म में आप कह सकते हो इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड डेटा टाइप भी हो चुकी है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, जो कि है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट के नाम से, अब वो कैसी होती है, वो भी नंबर डेटा टाइप है, उसको भी इसी तरीके से टाइप करना होता है आपने प्रिंट के अंदर, ठीक है। सिंपल आपने सिंपल ब्रैकेट यूज करने हैं, देन आपने इसके अंदर आकर अपना फ्लोट में आंसर लेना है। लेकिन उसके अंदर होता क्या है, हम हमेशा डिवाइड परफॉर्म करवाते हैं, मतलब 2/5, और ये है एक फ्लोट डेटा टाइप के, इसका जो आंसर है डेसिमल के साथ आंसर आएगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखाऊं, क्योंकि मुझे आपको डिटेल में समझाना है पाइथन को। तो हम यहाँ पर एक इमेज देखेंगे 2/5, और यहाँ पर हम इमेज के अंदर देखेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। यहाँ पर मैंने 5 को बाहर रखा है, ठीक है। 2.2 था मेरे पास, बेसिकली 2 डिवाइड करना था 5 से, ठीक है। तो हमारे पास 5 2 है, 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 0 लगाया और पॉइंट लगाया। बेसिकली आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस का तो आपको पता है कि हम लोग कैसे काम करते थे, डिवाइड कैसे करते थे। 2-3 क्लास का वर्क है, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। अब 20 जो है 5 के अंदर 4 टाइम पे आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 0.4 कर दिया और आंसर 0 आ गया। अभी जो वैल्यू है ना 0.4, ये हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है जो कि हमें इसके आंसर में मिलेगी। अब अगर हम 2/5 करते हैं, बेसिकली वहां पर 5/2 था, यहाँ पर 2/5 है, मतलब 2 को हम बाहर रखेंगे और 5 को अंदर। और अब इसको रन करके देखते तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 0.4। यही चीज समझानी है कि फ्लोट हमेशा हमें डेसिमल में आंसर देगा। वैसे तो ये डेसिमल टाइप कहलाती है, लेकिन हम कोडिंग के अंदर इसको फ्लोट कहते हैं। नाउ गाइस, यहाँ तक हो चुका है हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप तक। अब फोर्थ स्टेप है इसका बूलियन डेटा टाइप, जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लिस्ट मैंने कहा था कि वो अलग से टॉपिक है, उसको बाद में समझाऊंगा। बूलियन डेटा टाइप क्या होती है, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट को टाइप करूं और प्रिंट के बाद वही सिंपल स्ट्रक्चर जो कि हम लोग प्रिंट के लिए यूज करते हैं, विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, ये बात आपने याद रखनी है। इन्वर्टेड कॉमास के बगैर आपने यूज करना है। प्रिंट मैंने कैपिटल में कर दिया था, कैप लॉक को ओपन है मेरा, तो वापसी हम टाइप करते हैं। यहाँ पर प्रिंट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम लोग एक और ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे मैथमेटिकल। 1 जो है हमारे पास छोटा है 8 से, ठीक है। 1 8 से छोटा है, मैंने ये कहा। तो क्या ये ट्रू है, बिल्कुल 8 से तो ये छोटा है ना। तो अब इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, मतलब ये अब इसका आंसर क्या करेगा। हाँ भाई आप सही कह रहे हो, ऐसा तो नहीं कह सकते ये, ना तो मैथमेटिकल आंसर दे सकता। अब इसने कोई ना कोई एक आंसर देना होगा, हाँ या ना। तो इस हाँ या ना को हम कहेंगे ट्रू या फिर फॉल्स।
अब इसकी अगर रियल टाइम में आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो आपको जो है अटेंडेंस मिल जाती है अभी ऑनलाइन में कि आप स्कैन करते हो और वो आपको अंदर आने देता है, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर देता है। मतलब वो क्या कंडीशन है, वो यही तो है कि यस अगर स्कैन हो आप मौजूद हो उधर तो वो आपको यस कर देगा, अगर नहीं हो आप उस लिस्ट के अंदर मौजूद तो वो आपको नो कर देगा। तो ये वही चीज है, प्रोग्रामिंग को छोटे छोटे स्टेप में बड़े बड़े काम करवा लिए गए इससे। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रिंट के अंदर हमने ये मैच किया। अब इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है ट्रू, मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू का मतलब है हमारे पास ये सही है, 1 छोटा है 8 से, तो ये कहलाती है हमारे पास बूलियन टाइप। वैसे इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ट्रू या फॉल्स, लेकिन अगर हम कोडिंग की टर्म में बात करें तो ये कहलाती है हमारे पास बूलियन टाइप। तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं। सो बूलियन हमारे पास आ चुकी है। अब ये 4 टाइप इंपॉर्टेंट थी, एक और टाइप है लिस्ट जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी नहीं, उसके लिए एक अलग से टॉपिक है, वो कुछ टॉपिक के बाद देखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ ये पॉइंट है जहां पर सबकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, सब बेदार हो जाते हैं क्योंकि एक ट्यूटोरियल वीडियो है और यकीनन ये बोर कर देती है। मेरे साथ भी होता है, बट मैं उसी वक्त ये सोचता हूँ कि मैं किस चीज के लिए ये सीख रहा हूँ, मतलब क्यों देख रहा हूँ ये वीडियो। जब ये पता चलता है तो उसके बाद वापसी में अपने काम पर लग जाता हूँ। सो आपको भी यही कहूंगा, जब भी बेदार है तो वीडियो को देखते हुए आप फौरन सोच लिया करो कि क्यों आप ये वीडियो देख रहे हो। सो ये बात आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है ऑपरेटर्स। तो गाइस जैसे कि आपने सुना कि अब हम जा रहे हैं ऑपरेटर की तरफ, तो वो सारे ऑपरेटर मैं दिखाना चाहूंगा, लेकिन पहले समझा दिया जाए ऑपरेटर कहते किसे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, हमारे पास ऑपरेटर के नाम से ही जाना जा रहा है कि ऑपरेटर मतलब ऑपरेशन करने वाला। मतलब बहुत आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ कि जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, कोई ऑपरेशन करना है हमने, तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होगी, वो ऑपरेटर कहलाते हैं। इसी तरह हम प्रोग्रामिंग को सिर्फ प्रिंट करने के लिए यूज नहीं करते या फिर डेटा टाइप्स के लिए यूज नहीं करते, इसके जरिए हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर करवाया 1+2, ये एक ऑपरेशन है कि इसका एक आंसर मिला, इसलिए अपनी इंटेलिजेंस को, अपने दिमाग को यूज किया, उसके बाद आंसर किया कि 1+2 3 होता है। उसके बाद 2/5 करवाया मैंने, तो उसका आंसर दिया। तो मतलब ये इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है और ये आंसर कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है पूरा ऑपरेटर को यूज करते हुए। तो सिंपल हमारे पास प्लस जो है ना वो ऑपरेटर कहलाता है। अब ये तो क्लियर हो गया होगा ऑपरेटर क्या होता है, जिसके जरिए हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं और उसका एक फाइनल रिजल्ट आए। तो अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑपरेटर है जो कि इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, तो मैं उनको सामने लाता हूँ। सबसे पहले आता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, मतलब मैथ के ऑपरेटर्स। उसके अंदर एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लाई आता है, फ्लोट आता है जो कि डेसिमल डिवीजन होता है, मैंने अभी आपको बताया। एक आता है फ्लोर, वो अलग होता है, जैसे कि फ्लोट और फ्लोर में फर्क है वो बताता हूँ। उसके अलावा एक आता है मॉड्यूलस और एक आता है एक्सपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक से, ऐड प्लस वाला। तो ये बहुत आसान है, हमने पहले ही कर लिया है कि अगर हम प्लस का ऑपरेटर का यूज करेंगे तो 1+2 3 आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास सब का है, तो इसको यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम प्लस को हटाकर, थोड़ा सा मैं शायद जूम कर लूँ तो बेहतर हो जाए। हाँ अब बेहतर हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पर मैं प्लस को हटाऊंगा और माइनस को लगाऊंगा, उसके बाद मैं इसको रन कर दूंगा तो देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पर -1 आंसर आ रहा है क्योंकि 1 में से ये 2 माइनस कर रहा है। अगर यहाँ पर 2 होता यहाँ पर 1 ही आंसर आता, लेकिन हमने 1 में से 2 को माइनस किया तो -1 आंसर आ रहा है, ठीक है। और अगर इसको बड़ी वैल्यू बना ले, मतलब यहाँ पर 10 कर दें, तो अब आंसर कुछ और होगा, मतलब 8 आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल में माइनस की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दूंगा और इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अब डिवाइड वाला टारगेट हमने देख लिया था कि डेसिमल में आंसर आता है, ये होता है फ्लोट डिवीजन। 4 ऑपरेटर हमने पढ़ लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है। अब ये फ्लोर डिवीजन क्या है, बेसिकली फ्लोट में क्या हो रहा था, हमें डेसिमल में आंसर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर फ्लोर में डेसिमल के बगैर आंसर मिल रहा है। मतलब मैं डबल स्लैश लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये फ्लोर डिवीजन बनाएगा और इसको रन करूंगा तो ये होगा हमारे पास 0। कुछ बड़ा करते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं 118 का और 15 का, ठीक है, एक बड़ी वैल्यू है ये। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 आंसर आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका असल में 7 आंसर आता है या नहीं, तो मैं इसको सच में डिवाइड करके देखूंगा। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन करूंगा, 118 डिवाइडेड बाय, हमारे पास डिवाइड किया जा रहा है 15 से, तो अब क्या आंसर बन रहा है, तो 7.86 कुछ बन रहा था जो कि डेसिमल वैल्यू थी। ये डेसिमल से पहले जितने भी नंबर होता है और डेसिमल को रिमूव करता है और जो नंबर हमारे पास आ रहा होता है उसको शो करवा देता है। मतलब ये राउंड फिगर करता है पीछे से, मतलब अभी हमारे पास 8 के करीब था। यहाँ पर मैं 17 को यूज करूंगा, उसके बाद इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 6 आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ और आता है जो कि पीछे डेसिमल से पीछे भी कुछ वैल्यूज होती। तो ये डेसिमल में आंसर नहीं करता, ये डिवाइड तो करता है लेकिन डेसिमल में आंसर नहीं करता, ये राउंड फिगर कर देता है
और ये करता है डिवाइड, लेकिन ये डेसिमल में आंसर देता है। इससे पहले वाला जो फ्लोट था वो डेसिमल में आंसर देता है। सो यहाँ पर आप फ्लोट और फ्लोर को समझ गए होगे। ये है डिवीजन डेसिमल के साथ और ये है डिवीजन विदाउट डेसिमल। अब है मॉड्यूलस। अब सिंपल तरीके से हम मॉड्यूलस को समझेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है प्रिंट और उसके बाद 2 मॉड्यूलस 8, मतलब 8 जो है ना हमारे पास वो होगा हमारे पास बाहर, जैसे कि आपको इस एग्जाम्पल पे दिख रहा होगा 3 है यहाँ पर बाहर, यहाँ पर हमारे पास 8 बाहर होगा और जो 2 होगा ना सेकंड नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा हमारे पास वो जाएगा अंदर। ठीक है, 2 हमारे पास अंदर आया, 8 हमारे पास बाहर आया जो कि सेकंड नंबर था। अब 8 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद इसको 20 बना देंगे, इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते करते जो फाइनल आंसर आएगा ना हम पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर करेंगे। देखो फ्लोट में हमारे पास अहम होता था ये 1 वाली है, जहां पर हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू आएगी क्योंकि हमारे पास 2 अंदर है। लेकिन हम पॉइंट वाली वैल्यू को इसके अंदर इग्नोर करेंगे। मॉड्यूलस में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी रिमाइंडर, मतलब जो बचता है यहाँ पर, तो हमारे पास 2 बचेगा जब हम डिवाइड करेंगे 8 को 2 से। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैलकुलेटर के जरिए, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं सिंपल 2 को डिवाइड करूंगा ये परसेंटेज के साइन या मॉड्यूलस का और 8 से। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ये ऑपरेटर भी समझ गए होंगे क्या करता है हमारे पास मॉड्यूलस। अब है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? ये होता है स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं और उसके अंदर एक्सपोनेंट लगा दूं, मतलब 8 का जो है मैं डबल मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा हमने, तो डबल मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये क्या बनेगा आंसर, क्योंकि हमने 8 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो पहले। अब इसका आंसर आ रहा है 64। इसका आंसर 64 कैसे आ रहा है मैं आपको लोकली समझाता हूँ ताकि आपको स्क्वायर निकालना आ जाए। ठीक है, 8 को हम पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 64 आंसर आ रहा है। अब ये कैसे हुआ, ये कह रहा है कि 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना हमने, हमने 8 को 8 से ही एक और बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक 8 है और दूसरा 8 है, उसको मल्टीप्लाई किया तो 64 आंसर आ गया। तो सिंपल है एक्सपोनेंट, आपने स्क्वायर निकालना सीखना पड़ेगा और इजीली आप काम कर सकते हो इसके ऊपर। सो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। आप चाहो तो इन सबको अपने पास नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। नाउ सेकंड ऑपरेटर है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। बेसिकली आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़े होंगे सारे ऑपरेटर, लेकिन मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एक तरीके से आपका। अब इन ऑपरेटर के अंदर क्या खासियत है, ये आपको हमेशा आंसर करेंगे बुलियन के अंदर। बुलियन मैंने बताया था क्या चीज होती है, तो सही या फिर गलत। ठीक है, तो अब इनको अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बुलियन का एक सेंटेंस बना हुआ है, तो इससे ही स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर। सो सबसे पहले हमारे पास ग्रेटर देन। देखो ये जो साइन बना हुआ है ना ये लेस देन है सिंपल, और ये जो साइन बनेगा अभी ये ग्रेटर देन है। ठीक है, ये कह रहा है कि 1 बड़ा है 8 से। क्या 1 बड़ा है 8 से? नहीं, 1 छोटा है हमारे पास, तो फॉल्स आएगा आंसर। अगर यहाँ पर ही हम लेस देन लगा देंगे तो ये हो गया 1 छोटा है 8 से, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। तो सिंपल इसको रन करेंगे। क्या हमारे पास जो है 8 से छोटा है 1? बिल्कुल 8 से छोटा है। अगर यहाँ पर 8 होता तो क्या आंसर करता है ये? अब यहाँ पर करते हैं तो ये ट्रू देता है, क्योंकि ये 8 के बराबर है और 8 से छोटा है। ये दो कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर, या तो 8 के बराबर है, इक्वल टू जो आ गया ना इसके साथ, इक्वल टू लेस देन, और इसी तरीके से इक्वल टू ग्रेटर देन भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है या तो 8 के बराबर है या फिर 8 से छोटा है। अब यहाँ पर हम ग्रेटर देन का यूज करते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं ग्रेटर देन लगा दूंगा और उसके बाद इसको रन करूंगा। तो ये अब पूछ रहा है क्या ये 8 के बराबर है या 8 से बड़ा है। हम बोल रहे हैं हाँ भाई ये 8 के बराबर है, और अगर यहाँ पर 1 होता तो ये फॉल्स देते, क्योंकि या तो ये 8 के बराबर है ना ही ये 8 से बड़ा है, 8 से छोटा है। तो इजी है आंसर। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पर सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने डबल इक्वल टू लगाना होगा, उसके बाद 8 है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। ये कह रहा है फॉल्स, यानी कि मैंने पूछा कि 1 क्या 8 के बराबर है। ठीक है, तो ये कह रहा है फॉल्स, ये दोनों बराबर नहीं है। सही है। अब इसी तरीके से नॉट इक्वल टू भी आता है। यहाँ पर एक इक्वल टू लगाना पड़ेगा आपको और उसके अलावा नॉट का साइन लगाना पड़ेगा। नॉट का साइन कैसे? शिफ्ट के साथ आपने 1 को दबाना है और ये आपके पास नॉट इक्वल टू का साइन आ गया। अब इसको रन करोगे आप तो ये आपको पता चल जाएगा ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है बेसिकली ये, क्योंकि आपने जो कंडीशन बनाई है वो कुछ ऐसी है कि 1 8 के बराबर नहीं है। आपने इसको बताया 1 8 के बराबर नहीं है, तो ये बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, 1 8 के बराबर नहीं है। लेकिन जो कंडीशन आपने पहले बनाई थी वो की थी कि 1 8 के बराबर है, तो उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, 1 8 के बराबर नहीं है, तो फॉल्स दे दिया था उसने आपको। अब है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली असाइन क्या होता है? असाइन मतलब किसी को नाम दे देना। जैसे कि मैं रेहान नाम है, मैंने अपने आप को एक डेवलपर का नाम दे दिया, तो अब मुझे एक नाम असाइन हो गया कि मैं डेवलपर हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर 1 है, 1 को हटाकर हम इस पूरी कंडीशन को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्स होगा और उसको मैं असाइन कर दूंगा 8। ठीक है,
तो मैंने अब x की कोई वैल्यू नहीं थी जिसको मैंने 8 असाइन कर दिया। तो अब जब भी x की बात होगी हमें 8 याद आएगा कि हमारे x के अंदर 8 रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने x के अंदर 8 रख दिया है, प्रिंट हटाना था हमारे पास ताकि एरर ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्रिंट करना होगा, प्रिंट का यूज करते हुए मैंने सिंपल ब्रैकेट लगाने होंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर x को टाइप कर देना। अब मैंने क्या कहा था, जब भी हमारे पास x की बात होगी हमें याद आ जाएगा कि x के अंदर हमने 8 को रखा था, मतलब इक्वल टू कर दिया, हमने इनको बराबर कर दिया। हमने कहा x तो अपने पास 8 को रखो और फिर मैंने x को प्रिंट कर दिया, तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 8 x के अंदर रखा हुआ है, हमने x को प्रिंट किया है तो मतलब हमने 8 को प्रिंट किया है। ओके, ये सिंपल है। अब हमारे पास कुछ और चीजें डिफरेंट आ जाती हैं। यहाँ पर है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू। सो अब इन चारों को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सिंपल मैंने इक्वल टू किया था यहाँ पर, अब मैं करूंगा प्लस इक्वल टू। अब इन्होंने कंडीशन बनाई है कि x के अंदर जो भी है ना उसको प्लस करो और इक्वल टू कर दो 8 के, मतलब प्लस करो और इक्वल टू कर दो 8 के। नहीं समझ आ रहा, सिंपल मैं यहाँ पर x को एक और वैल्यू देता हूँ 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने x को वैल्यू दी 1 और उसके बाद मैंने x प्लस इक्वल टू 8 कर दिया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आंसर आता है। यहाँ पर मेरे पास 9 आंसर क्यों आया, पहले मैंने इसको 1 वैल्यू दे दी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इस 1 को इसके आगे वाले नंबर में प्लस कर दो और साथ में इसको इक्वल टू कर दो, मतलब जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को x के अंदर डाल दो। मैंने इक्वल टू के जरिए x के अंदर डलवाई इस वैल्यू को, लेकिन प्लस के जरिए मैंने इन दोनों को ऐड करवा दिया, प्लस करवा दिया, उसके बाद फिर मैंने प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से माइनस में भी होगा कि मैं यहाँ पर अगर माइनस इंटर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा 7। वजह क्या है, क्योंकि पहले मैंने माइनस करवाया इन दोनों में, उसके बाद मेरा आंसर आ रहा है। अब बात देखो ये है कि -7 में आंसर क्यों आ रहा है, हमने जो है इन दोनों में माइनस करवाना है। पहले मैंने x को वैल्यू दी 1, अब x क्या है हमारा 1 है, यहाँ पर मैं 1 लगा देता हूँ बाहर दिखने में ताकि आपको समझ में आ जाए, और माइनस हो रहा है 8 से, ठीक है। 1 में से 8 माइनस हो रहा है, 1 एक नंबर है, अब जब उसमें से 8 माइनस करोगे तो वो चले जाएगा -7 में, मतलब उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी, पीछे की तरफ जाएगा वो। अगर यहाँ पर 8 होता और यहाँ पर 1 होता तो हमारे पास 7 आंसर आता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इक्वेशन उल्टी थी तो हमारे पास -7 आंसर आया। सो अब आते हैं हम मल्टीप्लाई की तरफ। यहाँ पर x में 8 ही रखेंगे हम और x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 से, तो बेसिकली 8 ही आंसर आएगा, क्योंकि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा और इक्वल टू कर दिया, x के अंदर डाल दिया तो 8 ही आ रहा है आंसर। तो हम अब इसका रिजल्ट देखेंगे, 8 ही आंसर आ रहा है। अब करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड अब हम कर रहे हैं तो मतलब ये है फ्लोट डिवाइड, FLOAT, फ्लोट डिवाइड, मतलब डेसिमल में आंसर आएगा। तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, तो 8.0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर डबल फ्लोर करता हूँ, मतलब बगैर डेसिमल के आंसर लेना चाहूँ तो क्या आंसर आएगा, 8 आएगा मेरे पास, क्योंकि राउंड फिगर कर रहा है ये। मैंने कहा था ना 8 जो डेसिमल से आगे वाली वैल्यू होगी उसको शो करवाएगा, पीछे वाली को रिमूव कर देगा और डेसिमल को भी रिमूव कर देगा। तो ये फ्लोर डिवाइड भी हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, हमने फ्लोर डिवाइड भी कर लिया, मॉड्यूलस रह गया और एक्सपोनेंट रह गया, इन दोनों को चेक करते हैं। मॉड्यूलस हम लोग यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाएंगे शिफ्ट और 5 के जरिए। अब इसको रन करके देखेंगे, बेसिकली ये रिमाइंडर को शो करता है हमारे पास, डिवाइड के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो शो करेगा हमारे पास। अब अगर 8 को डिवाइड किया जाए 1 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 8 1 था, 8 आया था और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। एटलीस्ट डिवाइड आपको 2-3 क्लास में सिखाया जाता था, बहुत बेसिक चीज है, वो तो आपको लाजमी आना चाहिए। हम कोई भी इतनी हेवी मैथ नहीं पढ़ रहे यहाँ पर। सो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब हम जाते हैं स्क्वायर की तरफ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, डबल मल्टीप्लाई और इक्वल टू 1 करेंगे। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ या फिर 2 कर देता हूँ। चलो, अब पहले क्या कर रहा है, ये 8 का एक्सपोनेंट निकाल रहा है 2 से, मतलब 8 की पावर 2 है। 8 की पावर 2 कैसे होती है, 8 आता है और 8 के ऊपर छोटा सा 2 बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अभी 8 की पावर 2 है, तो पहले हम निकालेंगे इसका एक्सपोनेंट, 8 एक्सपोनेंट 2, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब इसका आंसर दिखाओ, तो यहाँ पर 64 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसको x के अंदर हम डाल देंगे इक्वल टू के जरिए, तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 64 प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, अब यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर ये आंसर नहीं आएगा 64, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मतलब अभी तक हमने 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 64 को 64 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 512, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो यहाँ पर 512 को 512 से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 4096। तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा और इस वैल्यू को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ओके, तो बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना होगा, रिपीट कर सकते हो आप, स्किप करके देख सकते हो अगेन ये वीडियो, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए ऑपरेटर। तो ये हमारे हो चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर भी। अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ, जो कि है एंड और नॉट, ठीक है। एंड के अंदर क्या होता है, यूज फॉर एवरी इक्वेशन विल बी ट्रू, और ऑपरेटर के अंदर यूज फॉर वन ऑफ देम इक्वेशन विल बी ट्रू।
नॉट के अंदर यूज फॉर रिवर्स आंसर, मतलब आंसर को रिवर्स करता है ये तो बहुत आसान है। मतलब अगर मैं यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा तो ये आंसर को रिवर्स कर देगा। मतलब यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं कि 8 जो है 2 से छोटा है, मतलब ये हमारे पास फॉल्स आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 8 2 से बड़ा है। लेकिन अगर क्या हो मैं यहाँ पर नॉट का यूज करूं तो क्या होगा, नॉट के यूज करने से यहाँ पर हमारे आंसर को रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ पर ट्रू बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ ये आंसर को रिवर्स करता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंड और ऑपरेटर। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा और प्रिंट करने के बाद सिंपल ब्रैकेट का यूज करूंगा। सिंपल ब्रैकेट का यूज करने के बाद मैं यहाँ पर एंड और ऑपरेटर का यूज करूंगा। सिंपल मैं यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा और यहाँ पर एंड को टाइप करूंगा, देन मैं अगेन 5 को छोटा कर दूंगा 1 से। मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन बनाई है और उसके अंदर ये है कि 5 जो है हमारे पास 2 से बड़ा है, बिल्कुल 5 2 से बड़ा है। उसके बाद एंड का यूज किया, उसके बाद मैंने कहा कि 5 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा है नहीं, मतलब एक कंडीशन सही है और एक क्या है गलत है। पहले वो इसको चेक करेगा, उसके बाद इसको चेक करेगा। सो अब हम रन करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है, फॉल्स आता है, क्योंकि हमारे पास ये तो सही थी और ये गलत थी, तो इसने फॉल्स आंसर क्यों दिया। एंड का मैंने अभी आपको बताया, एंड चेक करता है कोई एक इक्वेशन आपकी फॉल्स आ जाए या फिर ये चेक करेगा कि आपकी सारी इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए, कोई भी इक्वेशन आपकी फॉल्स ना हो। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो तो ट्रू थी, बाकी जो है हमारे पास फॉल्स थी, तो इसलिए हमें एरर दिया। अब अगर इसी जगह पे मैं और का यूज करूं तो क्या आंसर आएगा। सिंपल मैं और करता हूँ, रन करता हूँ, तो हमारे पास ट्रू आंसर आ रहा है। क्यों, अब और की जो कंडीशन है वो कुछ अलग है, और कहता है कि यूज फॉर वन ऑफ देम इक्वेशन विल बी ट्रू, मतलब कोई एक इक्वेशन भी आपकी ट्रू निकल जाए तो मैं आपको ट्रू आंसर दे दूंगा। अब इसने क्या किया, इसने देखा पहली इक्वेशन सही है हमारी, मतलब 5 जो है हमारे पास 2 से बड़ा है, इसने यहीं पर ही हमें ट्रू दे दिया। इसने नेक्स्ट इक्वेशन को चेक ही नहीं किया, क्योंकि ये कहता है कि कोई एक इक्वेशन भी हमें ट्रू मिल जाए तो हम इसका आंसर ट्रू में कर देंगे, हमें जरूरत नहीं है बहुत सारी चीजें देखने की। तो इसने पहली इक्वेशन देखी, उसके बाद इसने आंसर कर दिया, आगे ये बढ़ा ही नहीं, तो इसने आंसर कर दिया ट्रू। लेकिन जब एंड की बात करें तो एंड देखता है सारी कंडीशंस को और बोलता है कि कोई सारी इक्वेशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, अगर कोई एक भी फॉल्स हुई तो मैं आपको आंसर कर दूंगा फॉल्स। नाउ है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज और इज नॉट। मैंने अभी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल टू करना, मतलब मैंने बताया कि एक्स जो है हमारे पास 10 के बराबर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बी को इक्वल टू कर दूंगा एक्स के। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा और प्रिंट के अंदर मैं यूज करूंगा बी को। अब देखो मैंने एक्स को 10 के बराबर किया, फिर मैंने बी को एक्स के बराबर किया, फिर मैंने प्रिंट कर दिया बी को। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, इक्वल टू करने वाला, यहाँ पर एक्स के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पर बी के अंदर भी मैं एक्स को डाल रहा हूँ, मतलब एक्स के अंदर भी वही वैल्यू है और बी के अंदर भी वही वैल्यू है। ठीक है, दोनों एक बराबर हो गए और फिर मैंने प्रिंट कर दिया बी को। तो हमारे पास जो है ये आंसर क्या आता है देखते हैं। बी को प्रिंट करने पे भी हमारा 10 आंसर आ रहा है। अब देखो बज़ाहिर तो हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास एक्स के अंदर 10 है और बी के अंदर भी 10 है। ठीक है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो जुपिटर नोटबुक है, वो पीछे क्या कोड कर रहा है, वो ये कर रहा है कि एक्स एक बिल्डिंग थी, उसके पास 10 लोग रहने गए। ठीक है, अब बी बिल्डिंग नहीं बनी है, उसके पास जो है कोई भी बंदा नहीं था, तो हमने बोला एक्स वालों को कि आप वहां पर भी रह सकते हो, आप एक्स पे भी रह सकते हो। ठीक है, तो मतलब वही लोग जो एक्स के पास थे वही लोग बी के पास भी जा रहे हैं और वही लोग एक्स के पास भी जा रहे हैं, और हमने बी को प्रिंट किया तो सिंपल वही लोग प्रिंट होंगे ना, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 10। मतलब हमारे पास इन दोनों का एड्रेस सेम है, लोग एक ही है, लेकिन बिल्डिंग दो बन चुकी है, तो वो किसी भी बिल्डिंग में रह सकते हैं, एक्स में भी रह सकते हैं, बी में भी रह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम किसी को भी प्रिंट करेंगे, आंसर हमारे पास 10 ही आना है। ओके, तो ये है हमारे पास आईडी ऑपरेटर, मतलब इस ऑपरेटर जिसके अंदर हम लोग जो है एक ही आईडी यूज कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे ऑपरेटर। मैंने आपको सारे ऑपरेटर समझा दिए हैं, जैसे कि आपको इज आइडेंटिटी ऑपरेटर समझाया, फिर लॉजिकल समझाया मैंने आपको, उससे पहले मैंने आपको असाइनमेंट समझाया, कंपैरिजन ऑपरेटर यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर समझाया, फिर उसके बाद अर्थमेटिक। तो मतलब सारे ऑपरेटर मैंने आपको समझा दिए। ये पार्ट काफी लंबा हो रहा है अभी तक का, ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट अपलोड हुई है, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि फिलहाल इसको एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आनी है, इसका सेकंड डे ऑफ लर्निंग पाइथन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसको भी सीखना चाहोगे। सो कमेंट कर सकते हो आप लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना है। वैसे तो डिसाइड है, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो वो भी बढ़ा देंगे। लाइक जरूर करना है आपने, ताकि नेक्स्ट वीडियो कल लाजमी आ जाए, वरना डिले हो सकती है। उसके अलावा सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।